स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था, जिसमें कि कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन के पर्सपेक्टिव में हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही सिर्फ कार्बन में पाया जाता है, वो हमने डिटेल में पढ़े थे। इसके आगे के sp3d sp3d2 sp3d3 जैसे जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो आपको इनऑर्गेनिक में मैं ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेसिक केमिस्ट्री की। अपनी जीओसी की जो बोल रहे थे उसमें हम लोगों ने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ जैसी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की थी। फिर हम लोगों ने वहां पे लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड या लोकलाइज्ड बॉन्ड हमने पढ़े थे। ये सारी चीजें देखे थे। इसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल इथेन, मीथेन, इथाइन, बेंजीन जैसे काफी सारे एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें 1,3 ब्यूटाडाइन पढ़े थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डीलोकलाइजेशन होता है, या अगर डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सिस्टम में क्या होगा। इससे रिगार्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बस आज उसी का कुछ रिटन फॉर्म है, या उसी को थोड़ा और डिटेल में हम आज बताएंगे आपको कि क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में हमने समझाया था लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या डिफरेंस है, तो आज फिर से मैं वही एग्जाम्पल शॉर्ट में समझा दूंगा कि एक तो होगा आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक होंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे ही करस्पॉन्डिंग इनसे बनने वाले बॉन्ड को लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं, इनसे बनने वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम लोग डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। इसमें तो आपको किसी को डाउट ही नहीं होगा। चलिए, लोकलाइज्ड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कोई चीज एक ही जगह स्थिर रहे, मतलब मूव ना कर पाए एक जगह से दूसरी जगह, उसे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या उससे बनने वाले बॉन्ड्स को लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हो। डीलोकलाइज्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं यहां पे आया, यही है डीलोकलाइजेशन। एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, दैट इज द डीलोकलाइजेशन। मूव करना, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है उसे हम जो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उससे बनने वाले बॉन्ड को हम लोग डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स कहते हैं। फर्क क्या है, सिग्मा बॉन्ड कभी भी डीलोकलाइज्ड नहीं होते हैं, ऑलवेज वो लोकलाइज्ड होते हैं, बिकॉज क्योंकि वो किसी दो एटम के न्यूक्लियस के इंटर न्यूक्लियर रीजन में पाए जाते हैं। इस जगह पे ये एक न्यूक्लियस है पॉजिटिव और एक ये न्यूक्लियर है पॉजिटिव, इसके बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो दुनिया में कहीं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो एनर्जी रिलीज होगी तो इस पर्टिकुलर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, और जिस भी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है वो सिस्टम स्टेबल होता जाता है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, काफी देर से पढ़ा रहा हूं, तो फिर अभी तो मैं थोड़ा नॉर्मल हूं, एक्साइटेड फॉर्म में हूं और एनर्जी काफी ज्यादा है, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं। लेकिन थोड़ा जैसे ही टाइम अभी बढ़ेगा, 4-5 क्लासें ले लूं या 6-7 क्लासें ले लूं 1-1 घंटे की, तो क्या होगा, उसके बाद मुझे फटीग आ जाएगा। वो जो बोलने की एफिशिएंसी है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम पड़ गई, और जैसे ही मेरी बोलने की क्षमता कम हुई या एफिशिएंसी कम हुई तो क्या होगा, मुझे रेस्ट करने का मन करेगा, और अगर मैं रेस्ट करा या बैठ गया तो क्या होगा, एक स्टेबिलिटी फॉर्म में चला गया, स्टेबल फॉर्म में जाने की चाहत होगी मेरी। वही चीज ये है कि जब भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो वह स्टेबल होना चाहता है, मतलब स्टेबल की तरफ जाना चाहता है या रेस्ट की तरफ जाना चाहता है। इसीलिए दुनिया में कहीं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो सिस्टम स्टेबल होता जाता है, और जहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है वो अनस्टेबल होता जाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में, एमओटी में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं ही, कि कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है एनर्जी लोअर होती है और स्टेबिलिटी आती है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन से कैसे अनस्टेबिलिटी आती है या एनर्जी बढ़ती है, वो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चीज होती है लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। इससे करस्पॉन्डिंग हमने एक एग्जांपल भी दिया था आपको बुक्स से रिकॉर्डिंग, कि अगर आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से या कहीं मार्केट से, समझिए, क्योंकि लाइब्रेरी से तो 2 ही बुक्स इशू होती हैं, किसी में 4 हो जाती हैं, बस मैक्स है, ठीक है, तो एट मैक्स 4 बुक। लेकिन अगर आप कहीं गए मार्केट में 10 बुक्स खरीदे और 10 बुक्स वहां से आप अकेले ही अपने घर तक लाइए, तो क्या होगा, इन 10 बुक्स का वेट, अगर एक बुक जो है 2 kg की है तो पूरा कितनी हो जाएंगी,
10 बुक का वेट 20 केजी, और 20 केजी का वेट अगर अपने मान लीजिए सर पे लाना है तो कितना ज्यादा लोडेड हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा लोड होगा। और जब आपको लोड महसूस हो रहा होगा तो क्या हो गए आप अनस्टेबल हो गए। किसी को, जैसे आप ही हो, सिंपल सी चीज है, जब बहुत ज्यादा लोड रखा जाएगा तो अनकंफर्टेबल फील करोगे, अनकंफर्टेबल फील करोगे तो वो अनस्टेबिलिटी है ना। स्टेबल चीज तो वो है जो चिल है, बिल्कुल आराम में है, वो स्टेबल माना जाता है ना। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक आदमी पे पूरा लोड आ गया तो ये अनस्टेबल हो गया। लेकिन लोकलाइज्ड वाला, डीलोकलाइज्ड क्या है कि आपने बुक्स तो 10 ही खरीदी, बिल्कुल वही खरीदी जिसका एक बुक का वेट 2 केजी है, लेकिन आप अकेले नहीं हो, साथ में आपके 2 इधर लेफ्ट हैंड साइड में दोस्त है, 2 राइट हैंड साइड में है, तो उनको आपने 2 खुद आपने ली, 2 और 2 ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो टोटल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और एक बुक का वेट 2 केजी है तो 2 का कितना आ जाएगा सबके पास, देखिए 4 केजी है। अब 4 केजी का बुक अगर होगा, 4 केजी की बुक अगर लानी होगी तो फिर वहां पे आपको अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, वहां तो आप बढ़िया यूं नचाते हुए लाएंगे, बढ़िया उसके साथ खेलते हुए लाएंगे, क्योंकि वेट कम हो गया। अब आप मजे में आएंगे, स्टेबिलिटी आएगी जिसमें आपको एकदम खूब चिल हो रहे होगे, मजा आ रहा होगा। ये चीज है डिलोकलाइजेशन। क्यों? क्योंकि आपने उस वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इधर उधर ना, बस सेम यही कॉन्सेप्ट पूरा लगना है। अब यही चीज है, स्टेबिलिटी आती है ना। अब इसी को हम दूसरे टर्म्स में अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ये तो आपका लाइफ का एग्जांपल दे दिया, एवरीडे का। अब यहां पे देखते हैं हम लोग क्या बात करते हैं। क्या है पहले इफेक्ट, क्या है डिलोकलाइजेशन के, ये पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट है यहां पे लिखा हुआ है। पहला है इफेक्ट ऑन द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, दूसरा भी पढ़ेंगे स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ पे क्या पड़ेगा ये भी बताते हैं। द कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ ए बेंजीन रिंग हैज 3 CC एंड 3 C डबल बॉन्ड C, मतलब 3 सिंगल CC बॉन्ड देखने को मिलते हैं और 3 C डबल बॉन्ड C देखने को मिलते हैं इन अल्टरनेट पोजीशन। ये क्या है आपको पता है, कैकुले स्ट्रक्चर होती क्या, पहले तो यही पता होनी चाहिए। तो ये जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो दैट इज योर कैकुले स्ट्रक्चर। ये कौन से स्ट्रक्चर है, ये हमारे कैकुले स्ट्रक्चर्स हैं। इसको ही कॉपी करेंगे, बट यहां से पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अब नई पोजीशन मिलेगी पाई बॉन्ड्स को, पूछिए, ठीक है। ये हमारे कैकुले स्ट्रक्चर, तो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे कैकुले स्ट्रक्चर है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे सिंपली आपको अल्टरनेट पोजीशन, देखिए इस पोजीशन पे 3 सिग्मा सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड कैसे बोला, ये देखिए क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, और ये कैसा बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। इसलिए 3 तो हमको C सिंगल बॉन्ड C मिले, और अगर आप देखोगे 3 C डबल बॉन्ड C मिलेंगे। ये वाला एक डबल बॉन्ड है, एक ये वाला डबल बॉन्ड है, सिमिलरली एक ये वाला डबल बॉन्ड है, तो 3 C डबल बॉन्ड C भी मिल गए। ऐसा ही हुआ है एग्जैक्टली। तो यही हमारे कैकुले स्ट्रक्चर है और यही इनकी यहाँ पे पोजीशनिंग बताई गई है क्या होगी। चलिए इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। और क्या बताया है, देयरफॉर देयर एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ आर 154 पिकोमीटर एंड 134 पिकोमीटर। रीजन क्यों है अभी आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। अगर मैंने शायद पहले भी बता चुका हूं, हाँ बता चुका हूं, याद आ गया। जब आपको बॉन्ड लेंथ पढ़ाई थी तो वहां C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड की तीनों की मैंने बताया था। तो यहाँ पे फिर से एक बार लिख लो, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो वो क्या है, C सिंगल बॉन्ड का, C डबल बॉन्ड का और C ट्रिपल बॉन्ड का। ये C सिंगल बॉन्ड का 154 पिकोमीटर होता है, इसका 134 पिकोमीटर देखने को मिलता है, और इसका 120 मीटर देखने को मिलता है। ये आपका बॉन्ड लेंथ होता है तीनों कार्बन का। अब ये देखेंगे हमें क्या लगेगा कि 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। यहां पे डायग्राम में तो यही देखने को लग रहा है कि यहां पे 3 C सिंगल बॉन्ड C है और 3 C डबल बॉन्ड C है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको कौन सी बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है, 154 पिकोमीटर की। C डबल बॉन्ड C में कितनी देखने को मिलती है, 134 पिकोमीटर। ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि हमें ऐसी मिलनी चाहिए बॉन्ड लेंथ वगैरह। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ वगैरह ये चीज पढ़ चुके हैं। अब यहां पे क्या बात हो रही है कि बट ड्यू टू द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली अट्रैक्टेड बाय द 6 कार्बन। जो पाई बॉन्ड हम लोगों ने बना दिया है यहां, ये जो पाई बॉन्ड मान लिया है कि ये इस जगह है और इस जगह है। अगर आप नंबरिंग करोगे
तो इस वाले पहले वाले में अगर नंबरिंग कर दोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। पहले स्ट्रक्चर में जिस जगह पे डबल बॉन्ड है दूसरे में उसी जगह पे नहीं है, और पहले स्ट्रक्चर में जहां पे नहीं है दूसरे में वहीं पे है। तो क्या कह सकते हैं, 1 2 में पहले था अब नहीं है, यहां पे 2 3 में पहले नहीं था अब है। दैट मींस अकॉर्डिंग टू कैकुले ये आनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में ही बेंजीन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था, जहां पे पढ़े थे कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि 6 कार्बन एटम्स के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में हर एक कार्बन के एक एक प्रेजेंट होता है, वो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। एग्जांपल लिया था जो साइकिल हम लोग चलाते हैं उसकी जो चेन होती घूमती रहती है, तो हमने बताया था प्लेन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्लेन के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेट करती रहती है। तो वही चीज यहां पे क्या बताया गया है कि जो हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो 6 के 6 कार्बन पे होते हैं। इसके अकॉर्डिंग पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है। लेकिन हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में ही प्रेजेंट पढ़ा था कि ना ही वो 1 और 2 के बीच में होती है ना ही 2 और 3 के बीच में होती है। अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर आप देखने जाते हो तो वो हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। याद करिए पिछली लेक्चर में जब हम लोगों ने देखा था तो उसमें एक सर्कल बनाया था और लिखा भी था कि जो इंटरनल सर्कल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 6 पाई बॉन्ड को 6 पाई इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, या बोल दीजिए सिंपली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है। कुछ इस टाइप की स्पीशीज बनाई थी। तो एक्चुअल में मतलब यहां पे क्या होता है, ये तो पाया ही नहीं जाएगा, ये भी नहीं पाया जाएगा। एक्चुअल में तो हमारा ये एग्जिस्ट करता है, सब में प्रेजेंट होता है। तो ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड कहीं बचा ना ही प्योर डबल बॉन्ड बचा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये वाला केस होता तो इसके लिए सी सिंगल बॉन्ड सी, इसके लिए है तो सी डबल बॉन्ड सी, लेकिन ये यहां भी पूरा नहीं है और ये यहां भी पूरा नहीं है। ये रेजोनेट कर रहा है, 50-50% दोनों तरफ चला गया। ये 50-50% जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, 50% अगर जाएगा तो उस केस में आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ आ रही है वो 139 पिकोमीटर आती है। यही बेंजीन की एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होती है। तो इससे क्या पता चला दोस्तों, फिर से देखिए यहां पे कि एक्चुअल में जो बेंजीन के लिए आ रही है ये तो हमने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी मिलनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि 6 की 6 कार्बन और कार्बन की सिंगल बॉन्ड नहीं लिखा है, कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 139 पिकोमीटर आई। ये एक्चुअल आई है जो आपको देखने को मिली। हम सोच कितनी रहे थे, हम सोच रहे थे कि 3 तो हमको डबल बॉन्ड की मिलेंगी और 3 सिंगल बॉन्ड की मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या कि सारी की सारी बॉन्ड लेंथ हमारी एक जैसी आई, और वो कितनी आई 139 पिकोमीटर। ये तो देखने को मिली, ये कोई नहीं देखने को मिली। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने जाइए कि ना ही 154 से ज्यादा है, अगर 154 से ज्यादा होता तो एक सिंगल बॉन्ड से भी कम पावर होती। क्योंकि देखिए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड मतलब एक हाथ से किसी चीज को खींच रहे हो तो आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस काफी दूर होगी, इसलिए सबसे ज्यादा 1 सिंगल बॉन्ड वाली है। देखिए सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड के लिए है। फिर अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप 2 हाथ से खींचिए तो क्या होगा, वो थोड़ा ज्यादा क्लोज आ जाएगी, क्योंकि आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो अपनी तरफ, 2-2 हाथों की ताकत लग रही है, इसीलिए आपके और उस ऑब्जेक्ट के की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो देखिए 154 से कहां मूव कर गए, 134 पे मूव किए। फिर क्या है, 2 हाथ तो पहले है, एक इमेजिनरी हाथ मान लीजिए, तीसरा हाथ होगा नहीं लेकिन तीसरा एक इमेजिनरी हाथ मानिए, 3 हाथों से 2 और तीसरा एक और हाथ, 3 हाथ मिलकर किसी ऑब्जेक्ट को खींचोगे तो जितना पहले 2 हाथ से खींच रहे थे उससे भी ज्यादा आगे आएगा, और आगे आ जाएगा आपके और उसके बीच की डिस्टेंस और कम होगी। तो 134 से 120 आ गई कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही यहां पे देखने को मिल रहा है। यहां पे भी बिल्कुल वैसे देखने को मिलेगा कि सिंगल बॉन्ड से
तो ज्यादा बॉन्ड है, मतलब ऐसे बिल्कुल सिंगल बॉन्ड नहीं है और बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि पूरा डबल बॉन्ड है। वो कह रहा है एक बॉन्ड तो प्रॉपर है और दूसरा प्रॉपर नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली, वो आधे आधे में। याद करिए लास्ट लेक्चर में बताया था फ्रैक्शन में जैसे दिखाया था, डॉटेड लाइन से मूव करता रहता है, इसीलिए सिंगल और डबल के बीच में यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पाया जाता है। तो ये 1.5 के आसपास होता है, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल ना ही डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है, इन बिटवीन सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ भी सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में आ रही है। शायद ये समझ में आ गया होगा, यही चीज हमने यहाँ पे पूरी लिख रखी है। सिमिलरली ड्यू टू द ओवरलैप बिटवीन p ऑर्बिटल ऑन C2 एंड C3 कार्बन, ये किसके लिए, इतना जो ऊपर का पोर्शन लिखा है बेंजीन के लिए है, ये हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन का केस आ गया। सिमिलरली ड्यू टू द ओवरलैप बिटवीन द p ऑर्बिटल ऑन C2 एंड C3 कार्बन एटम इन 1,3 ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल, द C2 C3 बॉन्ड हैव आल्सो डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो देखिए क्या बता रहा है, याद करिए हमने आपको ब्यूटाडाइन बनाना कैसे सिखाया था, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर इसकी ऐसे ही रिप्रेजेंट की जाती है। यहां पे ऐसे होगा, ये रहा एक हाइड्रोजन इस साइड। अब इनके बाद इनमें भी सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन कैसे होते हैं, sp2, और sp2 होने की वजह से ये रहा, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन तो है ही 1 2 3 4 5 6 C4H6, यही फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन, यहां एक पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से यहां पे ये देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनमें ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। उसके बाद इनमें ओवरलैपिंग होगी। एक्चुअल में तो यहां पे ऐसे कुछ बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। हमने बताया बेंजीन में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस हो रहा है। अभी जो बता रहे हैं कि जो कार्बन नंबर 2 है, ये जो कार्बन नंबर 2 देखने को मिल रहा है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो यहां पे जो कार्बन नंबर 2 देखने को मिल रहा है, 2 और 3 के बीच में भी ओवरलैपिंग होती है। अगर आपको याद हो बेंजीन का, बेंजीन से पहले वाले लेक्चर में 1,3 ब्यूटाडाइन नहीं पढ़े थे, उसमें यही पढ़े थे कि इसमें रेजोनेंस होती है, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे ना, तो यहां से आने के बाद यहां मूव करती है, तो नया बॉन्ड जो बनता है वो पाई बॉन्ड यहां बन जाता है। याद होगा तो यही बन जाता था। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे, अभी देखिए यहां से क्या कंक्लूड निकल रहा है कि ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल में C2 और C3 में बॉन्ड हैव सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां रेजोनेंस हो रही, वहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई बॉन्ड का, यही चीज यहां पे लिख दिया है। एज ए रिजल्ट C2 और C3 बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 154 टू 155 बोल रहा है। देखिए क्या है, अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि सिंगल बॉन्ड से कोई बॉन्ड जुड़ा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, चलिए बताइए, ये रहा 154 पिकोमीटर होगी। अगर प्योर डबल बॉन्ड होगा तब कितनी होगी, वो 134 पिकोमीटर है। यही हमने सीखा है अभी यहां से। तो अब देखिए ये कह रहे हैं यहां पे कि जो हमने यहां बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व की है वो नहीं देखने को मिलेगी। ये सिंगल C2 और C3 में बॉन्ड तो C और C ही है, होना कितना चाहिए 154, लेकिन नहीं मिल रही है, मिल रहा है हमें 149 पिकोमीटर। ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कि ये वाली कम है, ये कम है। दैट मींस ऑब्जेक्ट और आपके खींचने में फोर्स ज्यादा लग रही होगी, ज्यादा लग रही होगी तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम हुई। दैट मींस प्योर सिंगल बॉन्ड तो नहीं होगा, सिंगल होता तो 154 ही होता, सिंगल से कुछ ज्यादा कोई खींच रहा है इसीलिए डिस्टेंस कम हो रही है और 149 आ रहा है। और ये खींचने वाली एडिशनल पावर आई कहां से, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहां मूव कर रही है, उसकी वजह से ये जो हल्का पार्शियल पाई बॉन्ड बन रहा है या वीक पाई बॉन्ड बन रहा है, दिस इज द कॉज दैट डिक्रीजेस बॉन्ड लेंथ फ्रॉम 154 पिकोमीटर टू 149 पिकोमीटर। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये हमारा इंपैक्ट है, मतलब मेरा इंपैक्ट इन द सेंस यहां पे डबल बॉन्ड का या डीलोकलाइजेशन का जो हमने आज का टॉपिक लिया है, तो ये तो सबसे पहला इंपैक्ट है इसका। चलिए सेकंड बात करते हैं इसमें। चलिए
सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा है डीलोकलाइजेशन के इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो सेकंड हमारा है इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा ये हमें सीखना है। तो स्टेबिलिटी क्या है, हम लोग तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और फिर वही घूमता फिरता बेसिक एग्जांपल अपना लेते हैं कि 10 बुक हमने खरीदी है, एक तो होता है लोकलाइज्ड वाला, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या लोकलाइज्ड बॉन्ड, दूसरे होते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहां पे पूरा का पूरा 10 इंटू 2 मतलब 20 केजी का वेट अकेले ही इसको साझा करना है, मतलब अकेले ही इसको मैनेज करना पड़ेगा, और मैनेज करना पड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इसको। लेकिन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या है, डीलोकलाइज्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो है तो 10 केजी का, लेकिन यहां पे मान लो एक बंदा, मैं मतलब मैंने खुद खरीदा है, साथ में मेरे अगल बगल मतलब एक मेरा और दोस्त आ गया। ठीक है, यहां पे 3 लोग हो गए, मैंने बुक खरीदी है लेकिन मेरे 3 दोस्त मेरे साथ गए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, 3 नहीं 5 मानते हैं, ये लीजिए 5 मानिए, नहीं तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी बताने में। ठीक है, ये लीजिए, यह हो गया। अब 1 2 3 4 और 5, और ये मैं बीच में खुद हूं, ये जो है मैं बीच में हूं, और यहां पे भी मैं अकेला ही था। ठीक है, इस केस में 20 केजी का वेट मुझे अकेले ले जाना पड़ा, बहुत ज्यादा टेंशन हुई, बहुत ज्यादा लोड झेलना पड़ा, पसीना पसीना हो गया, अनस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, मैं अकेला था, मैंने 10 बुक्स खरीदी, वेट भी वही है 20 केजी, और सबने क्या किया, 2-2 बुक्स हैंडल कर ली, सबने 2-2 बुक्स हैंडल कर ली। दैट मींस इस समय सबके ऊपर कितना कितना वेट है, सिर्फ 4-4 केजी का है, 4-4 केजी का वेट है। दैट मींस हम लोग तो अब बुक का खिलवाड़ बनाते लाएंगे, नचाते हुए ला रहे होंगे मार्केट से कि आ गई बुक। ठीक है, इसकी तो हालत खस्ता हो गई, इसकी तो हालत खस्ता हो, क्योंकि 20 केजी का वेट लेके आना पड़ा। और इसमें क्या हुआ, इसमें सारे लोग बढ़िया बुक नचा के ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ 2-2 केजी का 4-4 केजी का वेट लाना पड़ा इन्हें। ठीक है, यहां पे 4-4 केजी। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहीं पे एक और कंडीशन समझिए कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ये तो तब था, ये एक कंडीशन हो गई, ये एक कंडीशन हो गई। सिमिलरली मान लीजिए यही ऐसी ही कुछ कंडीशन हो, लेकिन वहां पे 1 2 3 4 और मैं 5 6 7 8 9 10, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग ये हो गए और एक मैं हो गया। ठीक है, फिर से वही 10 बुक्स लाया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही 10 बुक्स लाया हूं। अब यहां पे 10 बुक्स लिया है, और कितनी लिया, 10 ही बुक्स अभी भी हैं, लेकिन अब हमारे साथ लोग कितने हैं, मेरे साथ लोग कितने हैं, वो तो इस बार हमारे पास यहां पे कितने लोग हैं, पूरे 10 लोग हैं। यहां 4-4 केजी वेट ले जाना पड़ा था, क्योंकि 2-2 बुक्स लेनी पड़ी थी। अब यहां पे कितनी बुक्स लेनी पड़ेंगी, 10 लोग हैं, सब लोग एक एक ले जाएंगे, और एक बुक तो 2 ही किलो की है, एक बुक तो 2 ही किलो की है। दैट मींस यहां तो और चिल मारेंगे, यहां पे तो जो हल्का फुल्का हाथ में इधर से उधर करनी पड़ी थी, अब तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, एक बुक ऐसे पकड़ के लेके चले आएंगे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे डीलोकलाइजेशन, इससे समझाना क्या है, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे सिस्टम इंक्रीज हो रहे हैं, जहां पॉसिबिलिटी बढ़ रही है डीलोकलाइजेशन की। देखिए यहां अकेला बंदा खेल कर रहा है, दैट मीन सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। इस केस में अनस्टेबिलिटी तो है ही नहीं, स्टेबिलिटी है, लेकिन नॉर्मल टाइप की स्टेबिलिटी। चलिए कोई बात नहीं है, एक एक बुक पकड़े नॉर्मली चले आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो स्टेबिलिटी नहीं, खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो मजे लेते हुए आ रहे हैं, बढ़िया बुक्स नचा मतलब ऐसे ऐसे उछालते हुए आ रहे हैं, क्योंकि एक एक ही बुक तो है, इनके पास तो एटलीस्ट 2-2 थी तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन इनमें तो वो भी नहीं है।
तो क्या हुआ, जैसे नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ी, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बच्चों की बढ़ गई, तो क्या हुआ, वहां पे डिलोकलाइजेशन ज्यादा हो गया। डिलोकलाइजेशन ज्यादा हो गया तो और मौज आ गई उन्हें, एनर्जी इनकी सबकी डिक्रीज हो जाएगी। बस यही चीज समझानी है, यही चीज पूरे हमारे चैप्टर में अभी मतलब आज वाले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ यही इस वाले पॉइंट पे लिखा गया है। ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर अ ग्रेटर एरिया। ग्रेटर एरिया यहां पे क्यों बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा, यहां पे एरिया वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं। देखिए ये जो है, अगर 1,2-ब्यूटाडाइन की बात करते हैं तो यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां और फिर यहीं वापस आना है, इतना ही एरिया है, एक एरिया है। और एक बेंजीन के केस में देखिए कितना एरिया मिलता है। बेंजीन के केस में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, 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 पूरा एक साइकिल ऊपर और नीचे ऐसे ही बनाते रहते हैं। तो जितना ज्यादा एरिया, बेंजीन में बहुत ज्यादा एरिया है ना, तो अभी आगे देखने को मिलेगा कि बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू दूसरे किसी भी मॉलिक्यूल से। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ईच कार्बन एटम डिक्रीजेस। खुद आप समझिए, यहां पे था अगर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, ठीक है। यहां पे अगर ये लोकलाइज्ड होते, मतलब एक ही जगह फिक्स होते, तो इन दोनों कार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड तो जोड़ो ही ना, पाई बॉन्ड जोड़ो, तो एक पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए काउंट करते, एक इसके लिए, यहां से एक इसके, एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट होता। लेकिन जैसे ही इनका डिलोकलाइजेशन बढ़ जाता, उसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर एटम डिक्रीज हो जाती। बस ये याद रख लो, एज अ रिजल्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड इट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। दुनिया में कहीं भी स्टेबिलिटी आती, दैट मींस एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। या इसका अल्टरनेटिव बोल दो कि कहीं भी डिक्रीज हो रही होगी दुनिया में एनर्जी, तो उस जगह स्टेबिलिटी आएगी। हर बार बताता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जहां से रिलीज होती है तो उस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, और जैसे ही किसी की एनर्जी डिक्रीज होती है तो वो रेस्ट में चला जाता है, चिल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये याद रखिएगा। और फिर क्या है यहां पे, द एक्सटेंट ऑफ दिस स्टेबिलिटी इज हाउएवर मेजर्ड इन द रेजोनेंस एनर्जी या डिलोकलाइजेशन एनर्जी। अब कौन कितना ज्यादा स्टेबल हुआ, ये मेजर कैसे हो, तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट बनी है वो रेजोनेंस एनर्जी या डिलोकलाइजेशन एनर्जी है। ऑब्वियसली हायर द रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। एक और पॉइंट लिख लो, नोट मार के, कि रेजोनेंस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके बढ़ने से स्टेबिलिटी आती है। इसका रीजन है, अभी सुनिए। और कोई भी एनर्जी, मतलब कैसी भी एनर्जी हो, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि एनर्जी बढ़ रही है तो अनस्टेबिलिटी आ रही। मैं तो चिल्ला चिल्ला के केमिकल बॉन्डिंग में भी बताता हूं, जीओसी में भी बताता हूं कि कहीं भी सिस्टम में एनर्जी बढ़ेगी तो अनस्टेबिलिटी आएगी, और कहीं भी सिस्टम में एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी आएगी। ये कह रहे थे सर, लेकिन ये क्या लिख दिया, अनहोना काम कर दिया है, उल्टा कर दिया सर, कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है लेकिन यहां पे स्टेबिलिटी आ रही। कैसे, तो याद रखिएगा, रेजोनेंस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके बढ़ने से स्टेबिलिटी आती है। जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। रीजन क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है समझ लीजिए, और कोई एनर्जी क्या है, वो नॉर्मल किसी भी सिस्टम कितना एक्टिवेटेड फॉर्म में है ये बताता है। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी क्या बताती है, रेजोनेंस एनर्जी ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये रहा, यहां पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना ज्यादा मूव करने की उनकी टेंडेंसी है, कितना ज्यादा मूव करने की उनकी टेंडेंसी है। दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज्यादा मूव करने की टेंडेंसी होगी वो उनकी रेजोनेंस एनर्जी होगी। उसके अलावा दूसरे जो एनर्जी होती हैं वो क्या बताती हैं सॉरी, सिस्टम की अनस्टेबिलिटी बताती हैं, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी सिस्टम की स्टेबिलिटी बताती है। आप किसी से भी क्वेश्चन करिएगा जाके, आपको बहुत कम ही लोग आंसर इसका देंगे कि ऐसी वो कौन सी एनर्जी है जिसके बढ़ने से स्टेबिलिटी आती है। दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी। पॉइंट बना के लिख लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। एग्जाम में तो ऐसा नहीं आएगा, बट आपको इन जनरल अगर आप किसी से पूछने जा रहे हैं तो जनरल ही कोई बहुत ही कम आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, ऑब्वियसली हायर द रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबल इज द मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि वो डिलोकलाइज जितना ज्यादा इधर से उधर जा रहा है। अभी तो बताया इतना अच्छा एग्जांपल लेके कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आपके दोस्त बढ़ रहे हैं, 10 किताबों को आप उतना ही आसानी से उनमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उतना ही ज्यादा कम लोड होगा, उतना ही ज्यादा आप स्टेबल रहोगे, चिल मारोगे, कोल्ड ड्रिंक पी के चले आओगे,
Similarly, for example, the benzene have a resonance energy of 151 किलोजूल पर मोल, और जो कि 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में सिर्फ 16.2 किलोजूल पर मोल देखने को मिलती है। इसका रीजन क्या है? यहां पे 6 के 6 में सब में इक्वली बढ़िया घूमा करते हैं। इनमें जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 ऑर्बिटल्स में बढ़िया सा साइक्लिक फॉर्म में, मतलब एक होता है 1,3-ब्यूटाडाइन में, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, ये रहा, अगर बना होगा ये रहा 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन में हमने क्या बताया था? ये यहां से चलेगा, यहीं तक आके रुक जाएगा, ये यहीं तक आके रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। कि मतलब यहां इस वाले में भी भेज दो, यहां नहीं, तो ये यहां से गया यहीं पे आ गया, मतलब 3 ऑर्बिटल में खाली गया। 3 ऑर्बिटल में वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, कौन सा वाला? यहां पे जो बताया था बुक्स वाला, ठीक है। यहां पे अगर आपने 10 बुक्स ली थी, यहां पे 3 कंडीशन बना लो। एक में कि तुम 3 लोग हो, ठीक है, 3 लोग हो यहां पे, ठीक है, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे 6 में है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 लोग खड़े हो, ठीक है। अब देखो इसमें तो 3 लोग हो, 10 बुक्स हैं तुम्हारे पास, मतलब 10 बुक्स है टोटल, और टोटल 3 लोग हो, तो लगभग 3.3 बुक को फाड़ तो दोगे नहीं, तो रफली 3 ही मान लो, चाहे वैसे 3.333 आएगी, तो बुक फाड़ोगे नहीं। अगर आप 3 भी मान लो, मोर देन सफिशिएंट, अभी समझ में आ जाएगा। और ये कितना है? 10 है, और यहाँ पे कितने लोग हो? 6 लोग हो, तो पर कैंडिडेट कितना आएगा? तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? यहाँ पे बोलोगे 10/6 कर दोगे, तो 10/6 करोगे तो 1 पॉइंट लगभग 1.6 के अराउंड आ जाएगा। अब 1.6 क्या है? 1.6 बुक्स है, यहां पे 3.3 बुक्स आ रही, यहां पे 1.6 बुक्स पर पर्सन आ रही है। बुक फाड़ना नहीं, बस एक रफ आइडिया बता रहा हूं। तो देखिए इस तरह का इतना कम हो गया ना, इसीलिए 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में देखिए इसमें 3 बुक, 3.5 बुक एक बच्चे को उठानी पड़ रही है, तो ज्यादा लोड होगा, तो दिक्कत ज्यादा होगी। लेकिन बेंजीन के केस में पर स्टूडेंट खाली 1.6 ही उठानी पड़ रही, दैट मींस ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा फ्री है। तो यही रीजन है कि बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी हो वो बहुत ज्यादा है, और रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो दैट मींस मोर स्टेबल है। रेजोनेंस एनर्जी ही एक ऐसी एनर्जी है जिसके बढ़ने से स्टेबिलिटी आती है। उसके अलावा जितनी भी एनर्जी पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और 50 तरह की एनर्जी, सबकी बढ़ने से हमेशा अनस्टेबिलिटी आती है, ओनली रेजोनेंस एनर्जी। और उसी का ही दूसरा नाम है डिलोकलाइजेशन एनर्जी, बढ़ने से स्टेबिलिटी आती है। ये मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी हैं। तो यहां से हमारा इफेक्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। लोकलाइज्ड लोन पेयर या लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, दो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और बॉन्ड क्या होता है ये पढ़ा। 1,3-ब्यूटाडाइन का केस लिया, इथाइन का केस लिया, इथीन का केस लिया, बेंजीन का केस लिया। अब आज हमने उसके इंपैक्ट भी पढ़ लिए कि जो डिलोकलाइजेशन एनर्जी होती है, मतलब डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे इंपैक्ट क्या क्या पड़ते हैं मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले देख लिया बॉन्ड लेंथ वगैरह चेंज हो जाती है। दूसरी चीज क्या देख लिया जाता है? जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यही हमारा रिजल्ट है, और कुछ इसमें नहीं था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।